पहली क्लास में आप लोगों ने देखा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होते क्या हैं और क्यों हम इनको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं और इनके बनने का कॉन्सेप्ट क्या था और ज़रूरत क्या थी। तो कल वाली क्लास को अगर हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ें तो कल हमने आपको बायनोमियल का फार्मूला बताया था कैसे बना, और वो फार्मूला कुछ इस तरीके से है। अब आप लोगों को बस हमको ये आज बताना है कि ये NCX हमने क्यों लगाया। फार्मूला जब बनाया था तो सक्सेस की पावर हमने x कर दी और फेलेवर की पावर n-x कर दी, क्योंकि हमको n ट्रायल में से x सक्सेस चाहिए थे, जो रेस्ट ऑफ दी होंगे वो हो जाएंगे फेलेवर। तो हमने ये NCX क्यों लगाया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? कैन एनीवन एक्सप्लेन? चलिए देखिए ज़रा ध्यान से। मान लो हमने 3 कॉइन लिए हैं, n की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है, और हम इस 3 में से 2 सक्सेस पाना चाहते हैं, यानी 2 हेड पाना चाह रहे हैं। तो जब 2 हेड होंगी तो ऑटोमेटिक एक फेलेवर यानी एक टेल हमारा बचेगा। तो हम कह रहे हैं 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी के लिए हम अगर इसको नॉर्मल वे में करते तो हम 3 सिक्कों का बनाते सैम्पल स्पेस, जो कि इस तरीके से बनता। मैं जल्दी से बना दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि ज़रूरत है समझने की। जब ये बना होगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये पहला केस है जिसमें नंबर ऑफ हेड 3 है। ये दूसरा 3 केस बने जिसमें नंबर ऑफ हेड 2 हैं, आपको दिख रहे होंगे। और अब हम तीसरा केस लेंगे जिसमें एक ही हेड होगा। अब वो हेड पहले वाले पे हो सकता है, बीच वाले पे हो सकता है, या लास्ट वाले पे हो सकता है। एक केस और बनेगा जिसमें एक भी हेड नहीं होगा और वो होगा टेल टेल टेल। तो मान लो हम इस NCX को ना रखते, केवल इतने से कैलकुलेशन करते हैं, तो P क्या होता है? P इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल। यानी सिक्के को अगर एक बार हम उछाले तो प्रोबेबिलिटी हेड के आने की क्या है? 1/2। X का मतलब कितनी हम सक्सेस चाह रहे हैं? 2, और 1 - P की वैल्यू भी 1/2 ही बन जाएगी। 3 सिक्के हैं टोटल, यानी n की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू है 2। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 1/4 बन रहा है और ये 1/2, यानी फाइनल हमारे पास 1/8 आ गया। अब अगर हम यहाँ से क्लासिकल डेफिनेशन लगाकर कैलकुलेशन करते हैं कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपको टोटल दिख रहे होंगे 8 केसेस हैं, जिसमें से 2 हेड के ये वाले केसेस हैं जो हमारी बात का फेवर करेंगे। इसमें 2 हेड आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी 3/8 आई। अगर हम सिर्फ इतने हिस्से को कैलकुलेट करते तो हम 1/8, यानी नीचे तो हमको टोटल केस मिल गए लेकिन ऊपर फेवरेबल केस नहीं मिला। यानी ये बताता है कि 2 हेड का एक ही केस है। अब NCX का रोल आया। NCX हमको बताता है नंबर ऑफ वेज, हाउ मैनी वेज वी गेट X सक्सेस आउट ऑफ N। कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं जब हम 3 में से 2 हेड ला सकते हैं। देखिए 3 में से कैसे हम 2 हेड ला सकते हैं। हो सकता हो पहले दोनों पर हेड आ जाए, पहला तरीका। हो सकता हो बीच वाले को छोड़कर बाकी पे हेड आ जाए, या हो सकता हो पहले को छोड़कर बाकियों पे हेड आ जाए। क्या 2 हेड का इसके अलावा कोई और तरीका आपकी समझ में आ रहा है? नहीं, सब लोग को बोलना है, बोलिए। 3 सिक्कों को हम उछालेंगे तो 2 हेड लाने के यही तो 3 तरीके बनेंगे। कोई और तरीका किसी को दिख रहा हो तो बताए। नो सर। तो ये 3 तरीके पाने के लिए हमने लगाया कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। अब ये जो NCX आगे लगता था ये हमको प्रोवाइड करेगा 3, और 3 आते ही हम क्लासिकल डेफिनेशन के बराबर प्रोबेबिलिटी पे पहुंच जाएंगे। यानी ये NCX सिर्फ ये बताता है हाउ मैनी वेज वी गेट X सक्सेस आउट ऑफ N ट्रायल्स। क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलो फिर एक एग्जांपल हम लेते हैं। हमने अब की बार ले लिए 4 सिक्के। 4 सिक्के में हम आपसे पूछ रहे हैं कि 3 हेड आने के कितने तरीके हैं। तो फार्मूला अगर अप्लाई करते हैं 4C3 तो वैल्यू आएगी 4। अब हम इसको बनाकर देखते हैं कि 3 हेड आने के क्या 4 तरीके हैं। तो पहला केस हो सकता है कि जब तीनों हेड स्टार्टिंग में आ जाएं। एक और तरीका हो सकता है जब तीनों हेड कहाँ पे आ जाएं? लास्ट में आ जाएं। फिर एक तरीका हो सकता है कि 2 हेड इधर आ जाएं, एक इधर आ जाए। 4C3 की वैल्यू 4 ही होगी। यस सर। ठीक है, हमको 4 में से 3 हेड लाने हैं। तो 3 ये हुए। हम टी की वैल्यू को रिप्लेस करते चलते हैं, सारी वैल्यूज़ हमको मिल जाएंगी। टी लास्ट में है, हम क्या करते हैं टी को बीच में कर देते हैं, फिर हम टी को इधर कर देते हैं, और फिर हम टी को इधर कर देते हैं।
ऐसे बनाने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो आपको दिखे ये चारों केसेस, जब 4 सिक्के उछालते समय 3 पर हेड आए, और ऐसे कितने तरीके बने, 4 तरीके। तो ये 4 तरीके हमारा फेवर करेंगे 3 हेड आने का। इन सब में 3 हेड आ रहे हैं, और अगर हमको 3 हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हमको ये लगाना पड़ेगा। साथ में 3 हेड हैं तो p की पावर 3 हो जाएगी, और 1 माइनस पी की पावर हो जाएगी 4 माइनस 3। तो बाइनोमियल में जो आगे का हिस्सा है कॉम्बिनेशन वाला, वो इसलिए आता है कि कितने फेवरेबल केस मिलेंगे वो हमें कैसे पता चलेगा। आप लोगों को एक मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के नाम से अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग इसको देखना। अगर किसी के मन में कोई डाउट है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को लेकर तो वो क्लियर हो जाएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कौन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सारी चीज़ें उसमें हमने एक्सप्लेन की हैं। चलिए, तो ये तो चर्चा थी कल वाले टॉपिक पे। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके पहले कि हम डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ें, हमारी स्टार्टिंग बर्नौली से होगी। हम बर्नौली की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर हम बाइनोमियल पे आएंगे, फिर हम पॉइसन पे आएंगे, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जब हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो आखिर उस डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पढ़ना क्या होगा। एक तो हमने ये जान लिया कि बर्नौली बनता कैसे है, था क्या, बाइनोमियल बनता कैसे है, था क्या। लेकिन अब हम जब जान गए कि बर्नौली और बाइनोमियल क्या हैं, तो फिर आगे हमको इसमें क्या स्टडी करनी है। तो हम कुछ हेडिंग्स और कुछ फार्मूले आपको बताएंगे जो कि हमको लगभग सभी डिस्ट्रीब्यूशंस में स्टडी करनी है। अब जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर में प्रोबेबिलिटी का पेपर पढ़ा है सेम 1 में, उनको ये फार्मूले पहले से पता है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको आज मैं बता रहा हूँ। और रही बात सीखने की, तो हमको हर डिस्ट्रीब्यूशंस में उन फार्मूलोज़ को अप्लाई करना है। तो धीरे धीरे हम यहीं पर सारे फार्मूलों को सीख लेंगे। तो सबसे पहला जिसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, वो है मीन। मीन को हम एक्सपेक्टेशन x से लिखते हैं। इसका फार्मूला डिस्क्रीट के केस में होता है समेशन x इंटू पी एक्स। सारी कैलकुलेशन हम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ करेंगे। कंटिन्यूस केस की बात करें तो इसका फार्मूला होता है x fx dx, ये कंटिन्यूस केस में। तो नंबर 1 हमको क्या पढ़ना है, मीन पढ़ना है। नंबर 2 हमको डिस्ट्रीब्यूशन का क्या पढ़ना है, वेरिएंस। वेरिएंस का फार्मूला अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लिखते कैसे हैं, एक्सपेक्टेशन x माइनस एक्सपेक्टेशन x का होल ऑफ स्क्वायर, या फिर इसका अनदर फॉर्म। अब पेपर 1 वालों को पता होगा, बाकी लोग इसको होल स्क्वायर करके ओपन करोगे तो मिल जाएगा। नहीं कर पा रहे हो तो इसको याद कर लेना, कैलकुलेशंस आप सारी सीख जाएंगे। अगर हम मीन और वेरिएंस को कंबाइन करके पढ़ना चाहें तो हम सिंपली पढ़ते हैं मोमेंट्स। तो आपको हम मूवमेंट का फार्मूला बताएंगे, और हमको मूवमेंट कैलकुलेट भी करने हैं। मूवमेंट 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं रॉ और एक होते हैं सेंट्रल। मूवमेंट की मदद से हम मीन निकाल सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हैं, स्क्यूनेस निकाल सकते हैं, कर्टोसिस निकाल सकते हैं। स्क्यूनेस और कर्टोसिस क्या होती हैं ये हम आज ही इसी के बाद क्रम में चर्चा करेंगे। तो पहले हम मूवमेंट के बारे में जानते हैं। मूवमेंट को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल अबाउट एनी पॉइंट, ऐसे लिखते हैं rth मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट ए। हम पॉइंट को कैपिटल ले रहे हैं, rth मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट ए इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज। कैसे प्रदर्शित करते हैं और कैसे परिभाषित करते हैं, तो rth मूवमेंट को हम म्यू आर डैश से प्रदर्शित करते हैं, और परिभाषित कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस, यहाँ पर हम जिसके अबाउट मूवमेंट लेते हैं वो पॉइंट लिखते हैं और पावर लगाते हैं r। सभी को एक्सपेक्टेशन के बारे में क्लियर है, एक्सपेक्टेशन सबको क्लियर है, चलो यस सर ठीक है, ओके। तो ये है rth मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट। जब हम किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको क्या नाम देते हैं, रॉ मूवमेंट। सेंट्रल मूवमेंट हम नाम कब देते हैं, जब इस पॉइंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, मीन के बराबर। तो इन्हीं मूवमेंट्स का नाम पड़ जाता है सेंट्रल। सेंट्रल मूवमेंट की खास बात होती है कि इसमें से डैश हट जाता है, केवल हम इसको म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना है आप लोगों को, हम लोग दोनों तरह के मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे, रॉ भी करेंगे और सेंट्रल भी करेंगे। तो अगर हम ए की वैल्यू को 0 रख दें, यानी पर्टिकुलर केस की बात करें,
तो पर्टिकुलर केस में हम जैसे ही ए की वैल्यू को 0 रखेंगे हमारा फार्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर। और अब अगर हम आर की वैल्यू 1 पुट कर दें तो आप बताइए ये क्या बन गया, मीन बन गया। ऊपर अभी अभी हमने मीन बताया था। तो आपको ये बात याद रखनी है कि μ1 डैश इज इक्विवेलेंट टू मीन, मीन्स फर्स्ट रॉ मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज नोन एज मीन। इसी के बाद हम क्रम से सेकेंड रॉ मोमेंट, थर्ड रॉ मोमेंट और फोर्थ रॉ मोमेंट अबाउट ओरिजिन भी कैलकुलेट करेंगे आगे के यूजेस के लिए। इनका आगे यूज़ होगा जब हम सेंट्रल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, तब इसका यूज़ होगा। चलिए μ1 डैश मीन बन चुका है, स्पेशल है, इसको आपको याद रखना है। अब हम आते हैं रॉ मोमेंट्स पे, सॉरी सेंट्रल पे। सेंट्रल में हमने कहा ए की जगह पे हम मीन रखेंगे, और अभी अभी आपने देखा मीन का मतलब एक्सपेक्टेशन एक्स होता है। तो अब हमारा बनने जा रहा है rth सेंट्रल मोमेंट, और ये कब बनेगा, जब हम ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे, मीन। अब अगर हम r की वैल्यू को 1 रखते हैं तो क्या होगा, पहला सेंट्रल मोमेंट आएगा। पहला सेंट्रल मोमेंट जब हम निकालते हैं तो r की जगह पे रखेंगे 1। अब तुम लोगों ने पढ़ रखा है एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज ऑलवेज 0। इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। अगर आप चाहो तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। अगर हम एक्सपेक्टेशन को अंदर भेजेंगे तो रैंडम वेरिएबल पे एक्सपेक्टेशन लगेगा, किसी पे एक्सपेक्टेशन एक बार लग जाती है तो वो कांस्टेंट बन जाता है, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन का कोई असर नहीं, और ये दोनों कैंसल आउट होके 0 आ जाते हैं। अगर आपको इसको प्रूफ करना हो तो मैं यहाँ पर 3 वैल्यूज़ ले लेता हूँ, x1, x2 और x3। फिर मैं इनकी एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर लेता हूँ। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है मीन। मीन कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़िए और 3 से डिवाइड करिए, मीन आ गया 2। फिर क्या करिए आप, x से एक्सपेक्टेशन x को घटा दीजिए, और इसका फिर से एक्सपेक्टेशन मतलब मीन निकालिए। देखिए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम 1 से 2 घटाएंगे, 2 से 2 घटाएंगे और 3 से 2 घटाएंगे, ये -1, ये 0 और ये 1। और अब अगर हम इसका फिर से मीन निकालेंगे तो हमको इन वैल्यूज़ को पहले जोड़ना पड़ेगा, फिर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जोड़ते ही ये 0 हो गई, यानी कि ये वैल्यू हमेशा μ1 वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0। इसको हम लोग बोलते थे द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन अबाउट मीन इज ऑलवेज 0। अब हम आते हैं μ2 पे। अब हम μ2 का फार्मूला जब लिखेंगे तो जहाँ पे r है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 2। और बताइए ये किसका फार्मूला बन गया, वेरिएंस। तो ये बात आपको याद रखनी है, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन गिव्स द मीन, सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन गिव्स द वेरिएंस। क्लियर। इसको हम μ2 डैश के या μ1 डैश के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, अगर हम इसकी अनदर फॉर्म लिखें, अनदर फॉर्म कैसे आती है, जब हम इसको होल स्क्वायर को ओपन करते हैं। तो अब देखिए होल स्क्वायर ओपन करने पर ये भी बन गया अबाउट ओरिजिन, ये भी बन गया अबाउट ओरिजिन। तो इस वाले को हम क्या नाम देंगे, μ2 डैश, और इस वाले को क्या नाम देंगे, μ1 डैश। लेकिन μ1 डैश पे क्या लगा हुआ है, होल ऑफ स्क्वायर। तो आपको पता चल गया वेरिएंस को हम ऐसे भी लिखते हैं, μ2 डैश माइनस μ1 डैश होल ऑफ स्क्वायर। तो आपको मोमेंट में रॉ मोमेंट और सेंट्रल मोमेंट दोनों कैलकुलेट करने होते हैं सारे डिस्ट्रीब्यूशंस पे, जो कि हम करेंगे ही। इनके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन रॉ मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो रिलेशनशिप के कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो अगर हमको रॉ मोमेंट पता है और इनकी मदद से हम सेंट्रल मोमेंट निकालना चाहें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला सेंट्रल मोमेंट हमेशा 0 है, याद रखिएगा। दूसरा सेंट्रल मोमेंट का फार्मूला अभी अभी हमने पढ़ा, μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर। तीसरा सेंट्रल मोमेंट हम रॉ मोमेंट से कैसे निकालेंगे, μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश स्क्वायर। और चौथा सेंट्रल मोमेंट हम रॉ मोमेंट की मदद से कैसे निकालेंगे, μ4 डैश माइनस 4 μ3 डैश μ1 डैश प्लस 6 टाइम μ2 डैश
म्यू वन डैश स्क्वायर और माइनस म्यू वन डैश की पावर 4, यहाँ पर शायद 4 आता है। इस फॉर्मूले को मैं चेक कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। म्यू थ्री डैश का है म्यू थ्री डैश माइनस 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस 2 म्यू वन डैश टू द पावर 4, और म्यू फोर डैश का फार्मूला किधर है? ये है म्यू फोर डैश माइनस 4 म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस 6 म्यू टू डैश म्यू वन डैश स्क्वायर, और लास्ट में माइनस 3 म्यू वन डैश की पावर 4। हाँ, तो यहाँ पर 4 की जगह पे 3 होगा, बाकी सब चीज़ें सही हैं। अब इन फार्मूलों को याद करने का क्या तरीका है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, जिसको हम शॉर्ट ट्रिक कहेंगे। तो इनको हम कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रॉ मूवमेंट्स एंड सेंट्रल मूवमेंट्स। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आएंगे डिस्ट्रीब्यूशंस को लेकर। अब हमने मीन देख लिया, वेरिएंस देख लिया और मूवमेंट्स देख लिए। अब इन्हीं मूवमेंट्स पर बेस्ड हम देखेंगे स्क्यूनेस और कर्टोसिस। स्क्यूनेस और कर्टोसिस को भी हम इन मूवमेंट्स की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन स्क्यूनेस और कर्टोसिस जिसने प्रीवियस पेपर नहीं पढ़े वो जानता नहीं है। तो पहले हम आपको बताते हैं स्क्यूनेस और कर्टोसिस होती क्या है। स्क्यूनेस को हम एक लाइन में बोलते हैं लैक ऑफ सिमेट्री। लैक ऑफ सिमेट्री का मतलब जिस फिगर में सिमेट्री की कमी आ जाए उसे हम कहते हैं लैक ऑफ सिमेट्री। तो लैक ऑफ सिमेट्री कैसे होती? जैसे हमने ये एक लाइन खींच दी और हमने इधर का फिगर ऐसे बना दिया और इस तरफ का फिगर ऐसे बना दिया, तो आपको दिख रहा होगा कि ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर हम फिगर को ऐसे बना दें तो क्या ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है? यहाँ पर होगी लैक ऑफ सिमेट्री। तो पहले हम स्क्यूनेस के बारे में जानते हैं। स्क्यूनेस हमें क्या देता है? स्क्यूनेस गिव्स द लैक ऑफ सिमेट्री, यानी सिमेट्री में कितनी कमी आ गई है। स्क्यूनेस को हिंदी में हम कहते हैं विषमता, यानी कैसे विषम हो गया है। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम आपको इसको समझाते हैं। मान लो हमने एक क्लास के बच्चों का 50 नंबर का टेस्ट लिया और ये सारे बच्चे पढ़ने में तेज़ थे और सबके नंबर 40+ आए। तो अगर हम 0 से लेकर 50 तक इन बच्चों की फ्रिक्वेंसी को प्लॉट करें तो 0 पाने वाला एक भी बच्चा नहीं मिला, 10 नंबर पाने वाले 2 बच्चे मिले, 20 नंबर पाने वाले 3 बच्चे मिले। लेकिन जैसे हम 30 पे पहुँचे हमारे बच्चे हो गए 20, 40 पे पहुँचे तो बच्चे और बढ़ गए, 25 हो गए, 50 के बच्चे कुछ हुए। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो आपको दिख रहा होगा कि ग्राफ जो है वो इस तरफ ज़्यादा टेंड हो गया, इस तरफ कम हुआ है। यानी यहाँ पर कमी आ गई, इसकी उसमें सिमेट्री में कमी आई। अब सिमेट्री में कमी किस साइड आई? इस वाले को हम नेगेटिव बोलते हैं और इस वाले को पॉजिटिव बोलते हैं। तो जब नेगेटिव के साइड सिमेट्री में कमी आती है तो इसका नाम पड़ जाता है नेगेटिवली स्क्यूड कर्व। सभी को क्लियर हो गई बात? अब मान लो ये 50 बच्चों का ग्रुप हम ऐसे कॉलेज से लेते जहाँ पे बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं हो रही है, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता। 25 नंबर के नीचे लाने वाले बच्चे ज़्यादा होते और 25 के ऊपर लाने वाले कम होते, यानी आपका ग्राफ ऐसा बनता। ऐसा ग्राफ बनने पर आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट के अबाउट अगर हम सिमेट्री देखें तो पॉजिटिव की तरफ सिमेट्री में कमी आई है। ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कैसा कर्व हो गया? पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिव की तरफ कमी आ गई स्क्यूनेस में, इसीलिए सिमेट्री में, इसीलिए पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया। तो निगेटिवली स्क्यूड और पॉजिटिवली स्क्यूड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। और अगर ऐसा हो जाए कि 25 नंबर के इस तरफ जितने बच्चे हों उतने ही बच्चे इस तरफ भी हों तो आपका कर्व कुछ ऐसा दिखेगा। और ऐसे कर्व को हम क्या नाम देंगे? सिमेट्रिकल या फिर नॉर्मल। सभी को क्लियर? अब यस सर। कैसे हम स्क्यूनेस को कैलकुलेट करते हैं मूवमेंट्स की मदद से? तो स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के लिए हम कोफिशिएंट्स निकालते हैं बीटा 1 और गामा 1। बीटा 1 की वैल्यू हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक से याद की थी, कौन बताएगा? भूल गए? 23-32 याद है तुम लोगों को? बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बताओ।
याद आया? तो 23 32 में क्या था, ये है 23 और ये है 32, कुछ नहीं करना, यहाँ पे म्यू लगा दो, म्यू 3 स्क्वायर हो गया और म्यू 2 क्यूब, रेशियो ले लो, बन गया बीटा 1। तो अगर हमको सेंट्रल मोमेंट्स म्यू 2 म्यू 1 म्यू 3 म्यू 4 पता है तो हम बीटा 1 कैलकुलेट करेंगे 23 32 से, म्यू 3 स्क्वायर अपॉन म्यू 2 क्यूब से। और जब हमको बीटा 1 मिल जाएगा तो गामा 1 की वैल्यू होती अंडर रूट बीटा 1। अंडर रूट बीटा 1 जैसे ही आएगा फिर हम देखेंगे गामा 1 की वैल्यू अगर 0 है तो हम कर्व को क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल बोले तो नॉर्मल। और अगर गामा 1 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हम कहेंगे हमारा कर्व कैसा है, पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड का फिगर कैसा होगा, इस तरफ ज़्यादा होंगे इस तरफ कम होंगे, ओके। और अगर हमारा गामा 1 0 से छोटा है तो कर्व कैसा हो जाएगा, निगेटिवली स्क्यूड। और निगेटिवली स्क्यूड का कर्व कैसा होगा, पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा और निगेटिव की तरफ कम। तो आई थिंक स्क्यूनेस का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया और कैसे हम इसको मोमेंट्स की मदद से कैलकुलेट करेंगे। तो आगे चलकर हम बर्नौली को चेक करेंगे कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है या निगेटिवली स्क्यूड है। बर्नौली का ग्राफ भी आपको हम दिखाएंगे, बाइनोमियल का भी देखेंगे। आते हैं कर्टोसिस पे। स्क्यूनेस गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द कर्व। स्क्यूनेस हमको कर्व के शेप के बारे में आइडिया देता है कि वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, निगेटिवली स्क्यूड है या फिर सिमेट्रिकल है। कर्टोसिस गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द पीक ऑफ द कर्व। पीक का मतलब हमारा कर्व ऐसा है एवरेस्ट के जैसा या फिर पठार के जैसा है या फिर नॉर्मल है। तीन तरीके के होते हैं, एक होता ऊंची चोटी वाला जैसे एवरेस्ट को देख लो, एक होगा नीची चोटी वाला और एक होगा जिसका नॉर्मल ऊंचाई हो। तो नॉर्मल ऊंचाई को हम नॉर्मल कहते हैं, इनके अलग अलग नाम कर्टोसिस में भी हैं। जिसकी पीक सबसे ज़्यादा ऊंची होती शार्प होती है उसको हम नाम देते हैं लेप्टोकर्टिक। ऐसा कब होता है, मान लो 0 से 50 का हमने एक टेस्ट लिया, सबके नंबर आए 0 से 20 के बीच में, लेकिन किसी एक बच्चे का नंबर आ गया 49 और उसके आसपास कोई नहीं था, तो 49 वाले की वैल्यू ये हो गई, बाकी सब की वैल्यू ये है। तो अगर हम इसका कर्व बनाएंगे तो इसकी चोटी एकदम ऊंची हो जाएगी। तो ऐसे कर्व को हम क्या कहेंगे, लेप्टोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक में एक वैल्यू इतनी हाइट पे चली जाती कि बाकी सारी वैल्यूज़ उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी रहती हैं। ठीक है, कर्टोसिस में अगर ऊंची चोटी है, शार्प कर्व है, शार्प पीक है तो हम इसको नाम देंगे लेप्टोकर्टिक। नॉर्मल पीक होने पर हम इसको नाम देते हैं मेसोकर्टिक। मेसोकर्टिक को हम नॉर्मल भी कहते हैं। और अगर उसकी पीक एकदम लो हो तो हम इसको नाम देंगे प्लेटिकर्टिक, यानी फ्लैट हो गया, प्लेटिकर्टिक। चलिए अब हम आते हैं कैलकुलेशन पे, कैसे हम कर्टोसिस को कैलकुलेट करेंगे मोमेंट्स की मदद से। तो अब हम बीटा 1 और गामा 1 को पढ़े थे स्क्यूनेस में, अब पढ़ेंगे बीटा 2 और गामा 2 को। तो बीटा 2 का शॉर्ट ट्रिक फार्मूला क्या था, किसी को याद है? सब भूल गए? ठीक है, तो 14/22 का मतलब μ4 की पावर 1 अपॉन μ2 स्क्वायर। ये फार्मूला देगा हमको बीटा 2, यानी सेंट्रल मोमेंट पता है तो हम बीटा 2 निकालेंगे, बीटा 2 पता है तो हम गामा 2 निकालेंगे। गामा 2 का फार्मूला है ये। अब अगर गामा 2 की वैल्यू आ गई 0, ऐसा तभी हो सकता है जब बीटा 2 की वैल्यू आ जाए 3, तो कर्व हमारा हो गया मेसोकर्टिक। और अगर गामा 2 की वैल्यू 0 से बड़ी आई, ऐसा तभी हो सकता है जब बीटा 2 3 से बड़ा हो जाए, तो हमारा कर्व हो गया लेप्टोकर्टिक। और अगर गामा 2 हो गया लेस देन 0, और ऐसा तभी हो सकता है जब बीटा 2 3 से छोटा हो पाए, और अब हम कर्व को नाम देंगे प्लेटिकर्टिक। तो सभी को सेंट्रल मोमेंट की मदद से कर्टोसिस निकालना समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया कि कर्टोसिस होता क्या है। तो अब तक हमने देखा कि हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशंस की किस किस प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करेंगे, मीन का करेंगे, वेरिएंस का करेंगे, मोमेंट्स का करेंगे, स्क्यूनेस का करेंगे, कर्टोसिस का करेंगे। इसके अलावा हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। तो आज की क्लास एक तरह से आपकी बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास मीन्स आप डिस्ट्रीब्यूशंस में जो जो चीज़ें पढ़ोगे उसके बारे में आपको एक आइडिया दिया जा रहा है, ताकि जब हम इन्हें पढ़ाएं तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट
पे, जिसका नाम है MGF। तो दो होंगे हमारे पास, एक MGF होगा और एक होगा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। MGF को हम लोग कहते हैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। हम इसको मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्यों कहते हैं, हम जब बायनोमियल और बर्नौली में कैलकुलेट करेंगे तब दिखाएंगे। ये मूवमेंट को जनरेट कर देता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। MGF एक ऐसा फंक्शन होता है जिससे हम मूवमेंट निकाल सकते हैं। इसको हम MXT से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हम इससे इसको दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। और डिफाइन कैसे करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻ TX। MXT इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻ TX। और इसको रीड कैसे करते हैं, इसको हम कहते हैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x अबाउट ओरिजिन। क्योंकि यहाँ पर x से हमने कुछ नहीं घटाया है तो हम इसको अबाउट ओरिजिन कहेंगे। अगर x से a घटाते तो यहाँ भी घटाते, दोनों जगह। कैसे हम आपको बता देते हैं। मान लो हम इसको अबाउट a लिखते तो ऐसे लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻ t, और यहाँ पर लिखते x माइनस a। तो ये बन गया अबाउट a। तो अगर a की वैल्यू 0 होगी तो ये बन जाएगा ये वाला। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x अबाउट ओरिजिन विद पैरामीटर t। यानी यहाँ पर t एक तरह से पैरामीटर का काम करता है। और अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x अबाउट एनी पॉइंट a विद पैरामीटर t। ये इसको पढ़ेंगे। तो MGF की कैलकुलेशन हम आपको सीधे करके दिखाएंगे कैसे निकलेगा, और फिर ये भी दिखाएंगे कि इससे मूवमेंट कैसे जनरेट होते हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पे। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन और मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन लगभग मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं। जिस केसेस में MGF नहीं निकलता है वहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें आप आगे चलकर जानेंगे धीरे धीरे। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को हम φxt से डिनोट करते हैं और इसका डेफिनीशन होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻ ITX, जहाँ पर i इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है √-1 को। आगे इसकी चर्चा कोई नहीं करेंगे, जब कैलकुलेट कराएंगे तब हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या हम फार्मूला पढ़ेंगे, एक होता है PGF। PGF का फुल फॉर्म होता है प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, प्रोबेबिलिटी को जनरेट करता है। इस फंक्शन में और MGF में कोई डिफरेंस नहीं है। MGF को हम MXT से लिखते हैं तो हम PGF को PXT से लिख सकते हैं। केवल क्या करना होता है, जहाँ पर e⁻t है इसकी जगह पर हम एक वैल्यू ले लेते हैं s। यानी अब की बार हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ s⁻x। हमने e⁻t की जगह पे क्या लिख लिया, s। ऐसा करने से हमारा फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है किसमें, PGF में। तो इसका भी कॉन्सेप्ट आगे चलकर दिखाएंगे कैसे होता है, क्या हम कैलकुलेट करते हैं। अभी बस आप नाम जानिए, और कैसे ये प्रोबेबिलिटी को जनरेट करता है इसकी भी चर्चा हम करेंगे। इसके अलावा होता है कुमुलेंट। तो कुमुलेंट सीधे कैलकुलेट करके दिखाएंगे, अभी हम इसके फार्मूले की चर्चा नहीं करेंगे। और आगे बढ़ें तो होता है मीडियन एंड मोड। अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में हम fx को किसी मिनिमम पॉइंट से लेकर m तक इंटीग्रेट करें, और ऐसा करने पर अगर 1/2 आ जाए तो हम इसी m को कहते हैं मीडियन। या फिर m से स्टार्ट कर अंतिम पॉइंट तक हम अगर इंटीग्रेट करें और 1/2 आ जाए तो हम इस m को कहते हैं मीडियन। यानी मीडियन इज़ द वैल्यू विच डिवाइड द इंटायर फंक्शन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब चूंकि हमारा फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो टोटल 1 होता है, आधा करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो अगर हमारा -∞ टू ∞ है तो बीच में कोई एक m वैल्यू ज़रूर ऐसी होगी जिसके पहले की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो और बाद की भी 1/2 हो। तो मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे कंटिन्यूअस केस में। अब आते हैं मोड पर। मोड किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोड मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। मोड की डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होती है वैसे तो, जैसे x होता है और f होता है। x की वैल्यू हमने लिख ली 2, 3, 5 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख ली 5, 10 और 8।
तो मोड इज़ द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फ्रिक्वेंसी इज़ मैक्सिमम। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 3 की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो 3 बन गया मोड। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो हम बजाय फ्रिक्वेंसी के क्या कहेंगे, मोड इज़ द वैल्यू फॉर विच प्रोबेबिलिटी इज़ मैक्सिमम, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। तो मान लेते हैं कि हमारे पास fx एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है और हम पता करना चाहते हैं कि ये fx x की किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा। तो हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे मैक्सिमा मिनिमा का। हम सिंगल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखेंगे, x की एक वैल्यू निकलेगी, सेम वैल्यू पे हम डबल डेरिवेटिव को चेक करेंगे और अगर ये लेस देन 0 आया तो x की वही वैल्यू क्या बन जाएगी, मोड बन जाएगी। तो मोड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मैक्सिमा मिनिमा यूज़ करते हैं। आप लोगों को एक बात मैं और बता दूं कि फ्रिक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी एक दूसरे से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम टोटल फ्रिक्वेंसी से इस पूरी फ्रिक्वेंसीज़ को डिवाइड कर दें, टोटल फ्रिक्वेंसी यहाँ पर कितनी है, 18 5 23, तो अगर हम इसको 5/23 लिख दें, इसको 10/23 लिख दें और इसको 8/23 लिख दें, तो फ्रिक्वेंसी किस में कन्वर्ट हो गई, px में। यानी फ्रिक्वेंसी और px के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। जब हम फ्रिक्वेंसी को n से डिवाइड कर दें या px को n से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी एक रिलेशनशिप आती है। इस रिलेशनशिप को आगे हम चलकर यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं। मोड सभी को क्लियर हो गया, मीडियन क्लियर हो गया। एक आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये भी हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस में कैलकुलेट करते हैं, सब में नहीं करते हैं। तो जितनी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं आप लोग ये मत रिक्वेस्ट करना कि बर्नौली में सारी कैलकुलेट होंगी। बर्नौली में जिनकी ज़रूरत है बस हम उन्हें ही कैलकुलेट करेंगे, सारी चीज़ें सारे डिस्ट्रीब्यूशंस में कैलकुलेट नहीं होंगी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है जब ये आएगा। और हम आते हैं अब ज्योमेट्रिक मीन पर। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फार्मूला होता है log g के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारा डिस्क्रीट डेटा है तो हम क्या करेंगे, हर एक वैल्यू की फ्रिक्वेंसी लगाते जाएंगे। जैसे x1 की फ्रिक्वेंसी है f1, x2 की फ्रिक्वेंसी है f2, डॉट डॉट xn की फ्रिक्वेंसी है fn, और फिर हम टोटल में क्या करते हैं, सारी फ्रिक्वेंसीज़ के सम से रूट ले लेते हैं। यानी यहाँ पर आएगा f1 प्लस f2 प्लस डॉट डॉट fn। इस तरह से सिंपली यहाँ पर हम g लिखते हैं। अगर हम log ले लेंगे तो हमारा आंसर log के टर्म में आ जाएगा। तो हम log g भी या g ज्योमेट्रिक मीन को भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस में कैलकुलेट करेंगे। फिर आता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, ये सारे फार्मूले जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको गुप्ता कपूर की बुक में मिलेंगे। मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ, आप सभी लोग अपने नोट्स को वहाँ से मेंटेन करना। आपको मैं दिखा देता हूँ, अर्थमेटिक मीन दिख रहा है यहाँ पर, फिर आपको हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, म्यू आर डैश यानी अबाउट ओरिजिन मूवमेंट, अबाउट मीन, सारे फार्मूले आपको किताब में मिलेंगे। हालांकि नहीं भी नोट करोगे तो काम चलेगा क्योंकि मैं सारे डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इनको कराऊंगा। मीन डेविएशन, क्वार्टाइल, डेसाइल, मोड, ये सारी चीज़ें। तो चलिए हम आते हैं हार्मोनिक मीन पे। हार्मोनिक मीन की कैलकुलेशन होती है 1/h और इसको कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट होता है एक्सपेक्टेशन 1/x। अब अगर एक्सपेक्टेशन x की डेफिनेशन हमको पता है कंटिन्यूस केस में तो हम 1/x को भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ओवर x 1/x fx और dx। इसको जब हम 1/h के इक्वल करते हैं फिर h की वैल्यू निकालते हैं तो निकल के आता है हार्मोनिक मीन। तो ये थी पूरी की पूरे बेसिक्स फार्मूले जो हमको डिस्ट्रीब्यूशंस पे पढ़ने हैं। तो आज हम पहला डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो बर्नौली की हम सिर्फ मीन और वेरिएंस को आज कैलकुलेट करेंगे, बाकी का काम कल के लिए छोड़ेंगे। तो सब लोगों ने देखा कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कल बना कैसे था, थोड़ा सा हम आज और इसको डिक्टेट करते हैं। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के बनने का कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी हमारी किसी एक इवेंट के दो हिस्से हों, सिर्फ और सिर्फ दो, एक को हम कहेंगे सक्सेस और एक को हम कहेंगे फेलेवर। और अगर हमको पता है कि सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी p है तो ऑटोमेटिक फेलेवर की प्रोबेबिलिटी 1 - p हो जाएगी। हम यहाँ पर एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं और कहते हैं सक्सेस के केस में हम रैंडम वेरिएबल 1 लेंगे और फेलेवर के केस में हम इसको 0 लेंगे।
तो क्या हम कोई एक ऐसा फंक्शन बना सकते हैं x के फॉर्म में, जब हम 0 पुट करें तो ये प्रोबेबिलिटी मिल जाए और 1 पुट करें तो ये प्रोबेबिलिटी मिल जाए। तो ये फंक्शन बनाया गया p टू द पावर x और 1 माइनस पी टू द पावर 1 माइनस एक्स का, और साइड कंडीशन लगाई गई कि x की सिर्फ 2 ही वैल्यू हो सकती हैं, 0 और 1, क्योंकि हमारी ये रेंज है 0 और 1। अब अगर इस फॉर्मूले में कोई x की वैल्यू को 0 पुट करें तो करके देखना, आपको 1 माइनस पी मिल जाएगा, और अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ऑटोमेटिक p मिल जाएगा। यानी 1 मतलब सक्सेस और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी थी p, 0 मतलब फेलेवर, फेलेवर की प्रोबेबिलिटी थी 1 माइनस पी। तो जब किसी इवेंट के 2 ही फॉर्म हो, सक्सेस एंड फेलेवर, और हम इस तरह का एक फंक्शन बनाएं जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी दे और फेलेवर की प्रोबेबिलिटी भी दे, तो हम इसको नाम देते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो थोड़ा सा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में आपको कल हम किताब से भी लैंग्वेज पढ़वाएंगे, और आज हम इसका मीन निकालते हैं और वेरिएंस निकालते हैं। चलिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ x हमको क्या देगा, मीन। डिस्क्रीट केस है बर्नौली, डिस्क्रीट का पता हम कैसे लगाते हैं ये हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जब x हमारी इंटीजर्स वैल्यू अटेन करे या फिर नॉन निगेटिव इंटीजर्स तो हम इसको डिस्क्रीट कहते हैं, और अगर ऐसे लिखा होता तो हम इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब x 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज़ ले रहा है। बताओ 0 से 1 के बीच में कितनी वैल्यूज़ होंगी? इनफाइनाइट। नहीं की बात करें, नहीं कंटिन्यूअस में इनफाइनाइट होंगी। ठीक है, आपने सही बताया था। चलिए, एक्सपेक्टेशन x का फॉर्मूला है समेसन x x इंटू पी एक्स। समेसन x का मतलब x की वैल्यू पे सम करना, तो x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और 1 तक जा रही है, तो हम px की वैल्यू पुट कर लेते हैं। px की वैल्यू क्या है, p टू द पावर x 1 माइनस पी टू द पावर 1 माइनस एक्स। अब अगर हम x की पहली वैल्यू पुट करें 0, तो इस x की जगह पे 0 आएगा, p की पावर 0 और 1 माइनस पी की पावर 1 माइनस 0। और x की दूसरी वैल्यू पुट करते हैं अगर हम 1, तो x की जगह पे 1, p की पावर 1 और 1 माइनस पी की पावर 1 माइनस 1। ज़रा कैलकुलेट करो, पहली वैल्यू 0 हो जाएगी, दूसरी वैल्यू बन जाएगी p, यानी एक्सपेक्टेशन x कितना आया, p। आपको पता चला बर्नौली का मीन कितना आया, p। ठीक है, p है क्या बर्नौली में, p को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब तुम लोग बताओ इसका रियल लाइफ कोई एग्जांपल बर्नौली का। चलो हम एक T20 मैच ले लेते हैं। T20 मैच में अगर हम जीतने की प्रोबेबिलिटी p कह दें और हारने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी कह दें, तो इन दो केसेस के अलावा कोई तीसरा केस पॉसिबल है क्या? T20 में टाई तो होता नहीं है, टाई होता है तो सुपर ओवर हो जाता है। तो T20 मैच का रिजल्ट एक तरह से हमारे लिए बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, या तो हम जीतेंगे या तो हम हारेंगे। बात क्लियर हो गई? अगर हम किसी एग्ज़ाम की चर्चा करें जिसमें बैक पेपर अलाउड ना हो, जैसे कि कंपटीशन के एग्ज़ाम, तो कंपटीशन के एग्ज़ाम हमारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है? या तो हम उस एग्ज़ाम को बीट करेंगे यानी सक्सेस हो जाएंगे, या तो फिर हम उस एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। बीच का कोई ऑप्शन नहीं है कि बैक लगेगी, एग्जम्प्टेड होंगे, ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं है। तो आपने एनडीए का एग्ज़ाम दिया, आपने आईटी जैम का एग्ज़ाम दिया, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सक्सेस होंगे या तो आप फेल होंगे। तो हमारे आसपास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस के एग्जाम्पल घूम रहे हैं, बस ज़रूरत है हमको उन्हें कैच करने की। तो हमने अभी अभी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया, पी आया। अब अगर हम इसका वेरिएंस निकालना चाहें तो हमको पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, समेसन एक्स एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। तो एक्सपेक्टेशन एक्स की डेफिनेशन को याद कर लो सब लोग, जो वैल्यू यहाँ होती वही यहाँ आती है, बाकी सब सेम रहता है। अगर हम यहाँ एक्स क्यूब कर देते तो यहाँ एक्स क्यूब आ जाता। चलिए एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, पहली वैल्यू है 0, तो 0 पुट करते ही बाकी सब 0 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू है 1, फंक्शन यानी पी एक्स हमारा क्या है, पी टू द पावर एक्स, तो एक्स की जगह पे 1 पुट कर दो, और 1 माइनस पी टू द पावर 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे 1 पुट कर दो। तो आपको दिख रहा होगा फिर से रिजल्ट आ गया p, यानी एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर भी p आया। अब आपका होमवर्क मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ,
आपको घर पे बर्नौली का एक्सपेक्टेशन एक्स क्यूब और एक्सपेक्टेशन एक्स की पावर 4 निकालना है और रिजल्ट में हमको पी और पी ही मिलेगा। चलिए बात करते हैं वेरिएंस की। तो वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल ऑफ स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? पी, और इसकी वैल्यू भी होगी पी, लेकिन इस पे होल स्क्वायर था तो ये लग गया। पी को अगर हम कॉमन लें तो ये बच जाएगा 1 माइनस पी। अब कभी कभी हम लोग 1 माइनस पी को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जैसे ही क्यू आएगा हमको नीचे कंडीशन लिखनी पड़ती है कि पी और क्यू को जोड़ने पर 1 आना चाहिए। अगर हम पी और 1 माइनस पी लिखते हैं तो वो कंडीशन ऑटोमेटिक फुलफिल है, दोनों को जोड़िए 1 आ जाएगा। लेकिन अगर हम p की जगह पे q लिख रहे हैं, 1 माइनस पी की जगह पे q, तो हमको ये कंडीशन साथ में ज़रूर लिखनी पड़ेगी, क्योंकि p भी प्रोबेबिलिटी है, q भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जोड़ने पर 1 आएगा। ये जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक नहीं पता चलेगा, लेकिन इस वाले केस में डायरेक्टली पता चल रहा है, जोड़ो 1 आ जाएगा। एक सक्सेस की एक फेलवर की, या तो सक्सेस होंगे या तो फेल होंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी बन गई 1। एक बात की चर्चा मैंने नहीं की, जब भी हम किसी डिस्ट्रीब्यूशंस को पढ़ते हैं तो उसको चेक करते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है। तो किसी भी फंक्शन का डिस्क्रीट में प्रोबेबिलिटी फंक्शन होने का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि उसकी वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए, या फिर अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो उसको होल रेंज पर जोड़ने पर 1 आना चाहिए। तो हम बर्नौली की px को होल रेंज पे ज़रा ऐड करके देखें क्या 1 आ रहा है। तो हमारी रेंज है 0 से 1, और हमारा फंक्शन बर्नौली का क्या है? p टू द पावर x 1 माइनस पी टू द पावर 1 माइनस एक्स। अब अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो पहली वैल्यू क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी। समेशन का मतलब होता है जोड़ना। x की दूसरी वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें तो 1 माइनस 1। यहाँ पर देखो तो क्या बच रहा है? 1 माइनस पी बच रहा है, और अगर यहाँ देखो तो क्या बच रहा है? p से p कैंसिल, रिजल्ट आ गया 1। यानी अगर हम किसी भी px को, अगर वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, उसकी होल रेंज पर ऐड करेंगे तो हमेशा 1 हमको मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ये नहीं कहेंगे कि यह एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में हम बर्नौली की थ्योरी थोड़ी सी पढ़ेंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, बाकी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, और बर्नौली से बायनोमियल की तरफ स्विच करेंगे। बर्नौली और बायनोमियल एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। कब ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है कि बर्नौली बदल जाता है बायनोमियल में। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। कल मिलेंगे सेम टाइम पे।